हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज हम देखने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ नियंडरथल्स। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने नियंडरथल्स को काफ़ी डिटेल में कवर किया है और इस लेक्चर में हम उनके एक्सटिंक्शन के कॉज को अलग से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगर 20 मार्कर में होमो नियंडरथल के बारे में लिख रहे हैं तो इन थ्योरीज़ को भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस किस वजह से नियंडरथल्स जो है वो गायब हो गए। देखिए, बेसिक आइडिया ये है कि होमो सैपियंस जो थे वो आ गए थे, तो अब उन्हीं के चक्कर में अलग अलग थ्योरीज़ मिले हैं कि किस तरह से होमो सैपियंस ने होमो नियंडरथल्स को एक्सटिंक्ट होने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, तो आइए थ्योरीज़ पढ़ते हैं। पहला थ्योरी है फिजिकल एक्सटर्मिनेशन थ्योरी, मतलब कि दोनों एक दूसरे से लड़ गए और चूँकि होमो सैपियंस ज़्यादा एडवांस था, ब्रेन उसका बड़ा था, बेटर स्ट्रैटेजी बना सकता था, तो वो होमो नियंडरथल के ऊपर भारी पड़ा और होमो नियंडरथल आप एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, नियंडरथल सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम सीन ड्यू टू इन्वेजन बाय मॉडर्न ह्यूमंस। तो अलग अलग डेवलपमेंट दोनों का हुआ, ऐसे दिखाएंगे और फिर दोनों के बीच में मतलब कंपटीशन हुआ और कंपटीशन में होमो सैपियंस जीत गया, नियंडरथल्स हार गया और बाहर हो गया। हाउएवर दिस हैज़ नो एविडेंस। ऐसा मतलब बहुत मुश्किल है कि कॉन्क्रीटली कहा जा सके, इसलिए इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा वैलिडिटी नहीं मिलता है, बट स्टिल थ्योरी है तो हमें पढ़ना है। सेकेंड है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी। अब यहाँ पे कह रहा है कि चेंजेस इन इकोलॉजिकल कंडीशन मेड नियंडरथल अनफिट टू एग्जिस्ट वाइल अनदर ग्रुप थ्राइव्ड एंड इवॉल्व्ड इनटू मॉडर्न ह्यूमन। बोला कि उस समय ऐसा हुआ कि चेंजेस हुआ इकोलॉजिकल कंडीशन में, लाइक इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, तो होमो सैपियंस जो थे वो ज़्यादा वेल अडेप्टेड थे मॉडर्न जो इन्वायरमेंट हो रहा था, न्यू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा अडेप्टेड थे वो। ठीक है, बट ऐसा कोई इकोसिस्टम का चेंज इंडिकेटेड नहीं है 30 से 40,000 ईयर्स को जब वो एक्सटिंक्ट हुए। आपको पता है लास्ट डेट होमो नियंडरथल्स का लगभग अराउंड 50,000 ईयर्स के आसपास है। ठीक है, तो इस समय ऐसा कोई ख़ास इकोलॉजिकल चेंज हम लोग को देखने को नहीं मिला। हालांकि वो आइस एज वाला जो साइकिल था वो चल रहा था, बट अगेन सिर्फ आइस एज के चेंज होने से वो गायब हो गया, ऐसा मुश्किल है कहना। नेक्स्ट है ओवर स्पेशलाइजेशन थ्योरी। इसमें है कि प्रेजेंस ऑफ रोबस्ट फीचर इंडिकेट दैट नियंडरथल वेर स्पेशलाइज्ड फॉर कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, मतलब उनको कोल्ड क्लाइमेट में रहने का आदत हो चुका था, इस तरह से उनका बॉडी डेवलप कर चुका था, बट एक्सटिंक्ट हो गए जब कंडीशन नॉर्मलाइज हो गया, जब आइस एज चला गया तब वो एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि वेदर जो है वो वार्म अप होने लगा। इट हैज़ बीन हाउएवर estimated that the coldest period of Pleistocene existed around 25,000 years ago. Had the theory been correct, Neanderthal could have existed at least for that period. ठीक है, अभी जो आइस एज का बात कर रहे हैं हम लोग, वो आइस एज लास्ट जो आइस एज था प्लिस्टोसिन का वो 25,000 ईयर्स एगो के आसपास था। तो अगर ये सही होता कि होमो नियंडरथल्स गर्मी आने की वजह से चले गए तो 25,000 ईयर एगो तक का तो उनका फॉसिल्स मिलना चाहिए था, बट हमें मिलता कब तक का है, 50,000 ईयर्स एगो के आसपास का मिलता है। तो इसीलिए वो उसी टाइम एक्सटिंक्ट हो गए जब आइसेज चल रहा था। तो फिर वो कैसे, इसको भी हम लोग सही मान लें कि आइसेज ख़त्म होने के बाद ये एक्सटिंक्ट हुए। ठीक है, तो ये थ्योरी भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। फिर है एक टोटल एसिमुलेशन थ्योरी कि when more evolved people invaded Neanderthal territory, they interbred। देखिए, चूँकि दोनों लगभग लगभग सेम ही थे, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन्वेजन होने के बाद होमो सैपियंस ने होमो नियंडरथल्स के साथ इंटरब्रीडिंग किया, मतलब इंटरकोर्स किया और नियंडरथल के जेनेटिक्स को कम्प्लीटली एसिमुलेट कर लिया अपने अंदर, क्योंकि होमो सैपियंस ज़्यादा इवॉल्व थे तो उनका जेनेटिक्स ज़्यादा बेटर सस्टेन हो सकता था एनवायरनमेंट में, इसलिए नेचुरल सिलेक्शन ने होमो सैपियंस के जीन्स को आगे बढ़ाया और नियंडरथल के जीन्स को मतलब लगभग गायब ही कर दिया। तो नियंडरथल कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रेट्स प्रोबेबली डेवलप्ड बिकॉज ऑफ कल्चरल एंड इकोलॉजिकल कंपल्शन, बट दे बिकेम एक्सटिंक्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ जीन्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ हायर एबिलिटी इसेंशियल फॉर फास्ट सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। मतलब नियंडरथल का जो ट्रेट्स था वो कल्चर और इकोलॉजी को
मतलब बैलेंस करने के लिए डेवलप हुआ था। मतलब जो चेंजेस हो रहे थे, अब जैसे प्रेडेटर से बचना है तो वो केव में रहना शुरू कर दिया उन्होंने, तो इस तरह से तो वो डेवलप हो गए कि इकोलॉजिकल और कल्चरली डेवलप हो गए, बट वो एक्सटिंक्ट हो गए जब उनके जीन ने कंट्रीब्यूट नहीं किया हायर एबिलिटीज़ को डेवलप होने में, जिसके लिए सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी थे। हायर एबिलिटीज़ का क्या हो सकता है, जैसे ब्रेन का और डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन जब बढ़ने लगा निएंडरथल्स का तो रिसोर्स स्कार्स हो जाएंगे, रिसोर्स स्कार्स हो जाएंगे तो मतलब उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हायर एबिलिटीज़ की ज़रूरत है ताकि हम बेटर हंटिंग, गैदरिंग, इवन एग्रीकल्चर तक कर सकें। ठीक है, सिंस ऑल द एबव थ्योरीज डू नॉट प्रॉमिस satisfactory picture, we can assume that more than one process were in operation। अब हमने यहाँ पे लगभग 4 थ्योरीज देखे मेजर, और इन चारों में से कोई पूरी तरह सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि चारों में से अब हो सकता है 3 या 4 के 4 उस समय ऑपरेशन में हो, कोई एक रीज़न पूरी तरह से मतलब वो नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए मोर देन वन रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल, ऐसा हम लिखेंगे। कुछ अदर रीज़न भी दिया हुआ है फॉर वीकनेस ऑफ निएंडरथल, जैसे इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन। भी निएंडरथल्स में इंटरब्रीडिंग होता था तो उसके वजह से उनका जो मतलब स्टेराइल इंडिविजुअल्स बनते हैं, आपको पता है, अगर आप इंटरब्रीडिंग को पढ़िएगा, अभी आगे हम लोग को पढ़ना है इस पेपर में ही, तो इंटरब्रीडिंग से ऐसा होता है कि इन ब्रीडिंग से मतलब अपने भाई बहन के साथ इंटरकोर्स हो जाता है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनके जेनेटिकली डिफेक्टिव बच्चे पैदा होते हैं, तो उस वजह से भी इनका जेनेटिक्स खतरे में पड़ गया। नेक्स्ट है डाइट एंड डिजीज़ थ्योरी, कि परपेचुअल कोल्ड क्लाइमेट था, ड्विंडिंग ऑफ वेजिटेशन, मतलब ड्विंडलिंग मतलब वेजिटेशन कम हो गया, को आइस एज पड़े जा रहा है, कोई ऐसा ग्रीनरी नहीं देखने को मिल रहा था, तो खाने पीने का कमी हो गया, स्कार्सिटी ऑफ फूड हो गया, जिसकी वजह से ये मर गया, कुछ बीमारियों की वजह से भी मर गए होंगे। कल्चरल लैग, अब क्रो-मैग्नन पीपल जो कि होमोसेपियंस का स्टार्टिंग का पीपल है, हु लिव्ड इन केव्स विथ कॉम्पोजिट could easily outlive Neanderthal at times of bad weather। अब क्रो-मैग्नन पीपल जो है वो केव्स में रहते थे, ठीक है, कैंप साइट बना करके, तो निएंडरथल से बहुत आगे थे सर्वाइवल में होमोसैपियंस, ठीक है। इस वजह से भी अब बैड वेदर पड़ा लगातार, मान लीजिए 6 महीना तक एकदम बर्फ़ का तूफान ही चल रहा है, तो वैसे में इनके लिए जीना बहुत मुश्किल था निएंडरथल्स के लिए। लार्जर ब्रेन बॉडी रेशियो, देखिए जो ब्रेन था वो बॉडी के साइज़ के अकॉर्डिंगली ज़्यादा बड़ा था, 1600 सीसी था और हाइट 5 फीट ही था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेटाबॉलिक कॉस्ट बढ़ गया। मतलब ब्रेन सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है हमारे बॉडी में, तो बड़ा ब्रेन होने की वजह से ज़्यादा मेटाबॉलिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, तो मेटाबॉलिक कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा था, और वैसा डाइट अवेलेबल नहीं था कि खा सके वो उतना प्रोटीन ले सके और उतना कार्बोहाइड्रेट ले सके कि ब्रेन को सस्टेन कर सके, तो वो भी एक कारण माना जाता है, ठीक है। तो ये अदर रीजंस थे। अब इस लेक्चर में इतना ही है, क्योंकि सारे कॉजेज़ लगभग हमने डील कर लिए। इसी में कुछ वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं, जैसे इन डायग्राम्स को आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं कि कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे एक्सटिंक्ट हुआ, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।